ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिटेक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं संसूचक। तो इंग्लिश में दिखा दूंगी नोट्स, बट हम पढ़ेंगे हिंदी से ही मेजरली। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो हमने देखा है कि उसमें जब रिएक्शन होती है तो उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स और रेडिएशंस जो होती है वो निकलती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान बहुत तरह के पार्टिकल्स और बहुत तरह के रेडिएशंस जो होते हैं वो इमिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज ये होते हैं। न्यूक्लियर की जो कोलिजन्स होती है, टक्कर होती है, उससे प्रोटॉन्स इमिट होते हैं, न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे पार्टिकल्स का जब इमिशन होता है, ये जो सारे पार्टिकल्स निकलते हैं तो इनका डिटेक्शन करना जरूरी है। तो ऐसे उपकरण या ऐसे डिवाइसेस जो कि इन कणों का संसूचन करे, इनको डिटेक्ट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिटेक्टर कहते हैं। तो देखो यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे डिटेक्टर्स की। कणों के, अब कणों का मतलब अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल होता है, गामा रेज हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के कणों के संसूचक के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जरूरत हमें पड़ती है और इन उपकरणों को हम क्या कहते हैं? डिटेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से आपको डिटेक्टर की बस इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ये, the instruments used to detect the nuclear particles or radiations are called nuclear radiations detector। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स को या फिर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं उन्हें डिटेक्टर कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले डिटेक्टर के बारे में डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब होता क्या है, डिटेक्शन की एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस के अंदर अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले, ठीक है ये छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उस पे जाएंगे, हमारा ये वाला पार्ट, सॉरी, यहाँ से देखो। अब आयनकारी कण के द्वारा गैस के आयनन पर आधारित गैसीय संसूचक तीन प्रकार के होते हैं। हम ये वाला पढ़ेंगे एग्जाम में, ये वाला ही आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। आयनकारी कण के द्वारा एक्चुअल में क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, उसमें गैस होती है, गैस में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। एक आयनकारी कण यानी आयनाइजेशन करने के लिए एक पार्टिकल वहां पर भेजा जाता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो गैस के पार्टिकल से टकराता है और उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो उस गैस का क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया या फिर गैस का आयनन हो गया। इस पर आधारित जो डिटेक्टर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयनन कोष्ठ यानी आयनाइजेशन चैम्बर, सेकेंड आनुपातिक गणित्र यानी प्रोपोर्शनल काउंटर, और तीसरा गाइगर मूलर काउंटर या फिर गीगर मूलर गणित्र। तो अपन इन तीनों के आधार, तीनों जो हैं इनको स्टडी करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये प्रोसेस हमारे किसी प्रकार काम का नहीं है। ये देखिए हमने इस तरह से किया है, इंग्लिश में हालांकि ज्यादा दिया हुआ है बट आएगा नहीं, डोंट वरी। अपन को ये वाला और ये वाला ही करना है, बाकी सब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। सिंक्लेशन काउंटर हो सकता है तो अपन पढ़ लेंगे ये, ठीक है। तो ये तीन तरह के अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सारे डिटेक्टर किस सिद्धांत पे काम करते हैं अपन को वो थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों के आयनन पर। गैसों का आयनन क्या होता है बता दिया मैंने आपको। उन पर आधारित जो डिटेक्टर होते हैं उनका सिद्धांत क्या है, क्योंकि सिद्धांत सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो सभी इस तरह के जो डिटेक्टर्स होते हैं उनमें एक आयनन प्रकोष्ठ होता है। सबसे पहले क्या होता है, उसमें एक आयनाइजेशन चैम्बर होता है, ठीक है। अब ये आयनाइजेशन चैम्बर कैसे बना होता है? ये एक बेलनाकार धात्विक नली का बना होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होती है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये लिखा हुआ सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब। तो जो आपका आयनाइजेशन चैम्बर है वो कौन सा है? ये वाला है। ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना जो मैंने ब्लू कलर लाइन से किया है, ये पूरा का पूरा हमारा वो वाला चैम्बर है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा क्या है? मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और यही हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है, आयनन कोष्ठ है। इसी के अंदर गैस भरी हुई है, इसी के अंदर गैस का आयनन होगा। इसके अक्ष के अनुदिश एक महीन धात्विक तार लगा होता है।
ये जो सिलेंडर है उसका अक्ष कहाँ होता है, उसका अक्ष अपन ड्रॉ करते हैं रेड कलर से। तो यहाँ पर देखो इसकी अक्ष के अनुदिश ये इस तरह से एक तार लगा हुआ होता है, वो भी मेटल का होता है, करेक्ट, वो भी आपके पास क्या है, मेटल का है। और इस महीन तार को नली से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रखते हैं। ये महीन तार सिलेंड्रिकल ट्यूब को टच कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, इसलिए इंसुलेशन के लिए यहाँ पर आप लकड़ी लगा दो या कुछ और लगा लो, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखिए रेड कलर की लाइन को ब्लू कलर की लाइन से टच होने से रोकता है। तो अब आपका दो तरह के कंपोनेंट तो आपको समझा दिए कि एक तो आपके पास यहाँ पर धातु का तार होगा, वो कैथोड का काम करेगा, सॉरी एनोड का काम करेगा। देख लीजिए ये रहा एनोड लिखा हुआ है और एरो कहाँ पे जा रहा है, रेड कलर के वायर पे जा रहा है। तो जो बीच में एक्सिस के अलोंग, अक्ष के अनुदिश आपने धातु का तार लिया है, मेटल का वायर लिया है, वो तो एनोड का काम करेगा। और जो आपने धातु की बेलनाकार नली ली है जिसमें गैस भरी हुई है, वो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। तो यहाँ पर मैं ये चीज दिखा देती हूँ आपको, देखो ये जो महीन तार है वो एनोड का काम करता है और जो ट्यूब है वो कैथोड का काम करती है। अब कैथोड और एनोड दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास। दो तरह के इलेक्ट्रोड जब भी होते हैं तो उनके बीच में विभवांतर या फिर वोल्टेज लगाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में वोल्टेज भी लगाते हैं। और वो कैसे लगाया, इस ब्लू कलर से देखो इसको यहाँ जोड़ दिया और ये हाई वोल्टेज भी लगाया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया यूजिंग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। और बाद में इस सर्किट को आगे एम्पलीफायर से जोड़ दिया। एम्पलीफायर से क्यों जोड़ा है वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज V लगा दिया, कैपेसिटर C लगा दिया, रेजिस्टेंस R लगा दिया, इससे कंप्लीट सर्किट कर दिया और इसको किसी एम्पलीफायर से जोड़ दिया, ताकि जो भी हमें करंट मिले या जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा वो एक्चुअल में बहुत कम होता है, उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हमने उसको एम्पलीफायर से जोड़ दिया तो मान लीजिए 2 वोल्ट हमें मिला, एम्पलीफायर के अंदर 5 है उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो वो 2 वोल्ट को 5 गुना करके हमें देगा, तो हमें 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट को हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली करता क्या है, सिग्नल को एम्पलीफायर करता है। तो यहाँ हमें जो भी करंट या वोल्टेज मिलेगा, एक तो वोल्टेज हम लगा रहे हैं और एक वोल्टेज या करंट हमें मिलेगा, वो क्यों मिलेगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं डायग्राम ले लेती हूँ इंग्लिश मीडियम वाला, ताकि हम हिंदी में पढ़ सकें उसको। हाँ ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो क्या किया गया आगे। ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसमें हमने अच्छे खासे प्रेशर पर हाइड्रोजन या फिर एयर ली जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन या एयर ले लो या नॉर्मली नोबल गैसेस ली जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो गैसियस डिटेक्टर था, गैसियस डिटेक्टर होता है, उसमें कौन सी गैसेस का मिश्रण लिया जाता है, मिक्सचर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आर्गन CO2, ArCO2 या फिर ArCH4 का मिक्सचर भी लिया जाता है। नोबल गैसेस जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ली जा सकती है, एयर ली जा सकती है। इसके अलावा नोबल गैसेस जैसे कि आर्गन या फिर आर्गन CO2 का मिक्सचर, आर्गन या फिर आर्गन CH4 का मिक्सचर, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम हमारे सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर ले लेंगे। इन गैसों में जब आयनाइजेशन होता है तो आयनाइजेशन के बाद में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री रहते हैं और उन्हें आराम से ग्रहण किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ। अब सबसे पहले कोई चार्ज पार्टिकल या फिर आयनकारी कण यानी एक चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी का हम भेजेंगे गैस के अंदर। तो हमने वो कण कौन सा लिया, जैसे कि मान लीजिए एक्सरे फोटोन भेज दिया, अल्फा पार्टिकल भेज दिया, बीटा पार्टिकल भेज दिया, गामा रे भेज दिया। इनमें से कोई एक, सब नहीं, इनमें से कोई एक जो है वो सबसे पहले हमने हमारे उस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर से होकर गुजारा। जब गुजारा तो वो गैस के परमाणुओं से यानी गैस के जो एटम्स हैं उनका उसने क्या कर दिया, आयनाइजेशन कर दिया। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उस गैस के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो अलग हो गया और जो गैस का परमाणु बचा था अब वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। अब वो परमाणु नहीं कहलाएगा, अब हम उसे आयन कहेंगे, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे उस बेलनाकार ट्यूब में, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया और पॉजिटिव आयन भी जनरेट हो गया, ठीक है। अगर हमने एयर ली थी, अगर हमने एयर ली है तो एयर में एक
आयन युग्म बनाने के लिए। आयन युग्म का क्यों कह रहा है यहाँ पे? आयन का पेयर होता है। पेयर का मतलब होता है जब भी किसी एक एटम का आयनाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन अलग होता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन अलग होता है। तो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिला के क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाते हैं। और अगर एयर में हमें एक पेयर बनाना है तो उसके लिए लगभग 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। गैसियस डिटेक्टर में एक आयन युग्म बनाने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि प्राथमिक विकिरण जो नली में आ रहा है उसको प्राथमिक यानी प्राइमरी रेडिएशन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बाहर से आया है, अभी तक उसने किसी का भी आयनाइजेशन नहीं किया है, पहली बार में ही वो आयनाइजेशन करेगा, तो ऐसे रेडिएशन को हम प्राइमरी रेडिएशन कहते हैं या फिर प्राथमिक विकिरण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो कितनी एनर्जी का है? 1 MeV, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उतनी एनर्जी का क्षय करता है। अगर उतनी एनर्जी उसकी खर्च होती है तब लगभग इससे कितने आयन युग्म जनरेट होते हैं? 2.86 इंटू 10⁴ धन प्लस ऋण यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव उत्पन्न होंगे। और कितना चार्ज जनरेट होगा? तो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास चार्ज कितना जनरेट होगा? 4.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो उस मेटल के सिलेंड्रिकल ट्यूब में जनरेट हो जाएगा। अब जनरेट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास में, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड की तरफ जाएंगे जो कि बीच के अक्ष में एक मेटल का वायर लगा हुआ था उसकी तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन तो, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा है। चार्ज का जब मूवमेंट हो रहा है तो हमेशा क्या होता है? करंट फ्लो होता है, क्योंकि करंट होता क्या है? चार्ज का फ्लो ही तो होता है। तो इससे वहां पर एक करंट जनरेट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन करंट, क्योंकि वो गैस के आयनाइजेशन से जनरेट हुई है, वो धारा प्रवाहित होती है। और ये धारा जब हमारे प्रतिरोध R में से गुजरती है तो ये एक पोटेंशियल जनरेट करती है। देखो जब धारा जनरेट होती है तो वो धारा जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरती है तो यहाँ पर अगर करंट I जो है वो इस R में से गुजरेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा कितना? I इंटू R हो जाएगा। और उस पोटेंशियल R को हमने कहाँ डाल दिया? एम्पलीफायर पे डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस विभवांतर को हम एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई कर देते हैं। और ये जो है किसको बताता है? ये विभवांतर किस किस पे डिपेंड करता है वो देखो। सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो कण आ रहा था बाहर से उसने कितने आयनों की संख्या उत्पन्न की। जाहिर सी बात है ज्यादा आयन बनेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट होगी, ज्यादा करंट होगी तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक तो उत्पन्न आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, एक आरोपित वोल्टता पर भी निर्भर करता है। आरोपित वोल्टता पर वो क्यों निर्भर करता है? क्योंकि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अप्लाई किया है, यानी एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई किया है। तो अगर हमने उनका पोटेंशियल ज्यादा रखा, सपोज करो एनोड का पोटेंशियल ज्यादा है तो एनोड का वो जो पोटेंशियल था वो पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पीड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी तो आर में से ज्यादा करंट जाएगी, आर में से ज्यादा करंट जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ज्यादा होगा तो हमारा एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा। ये विभवांतर इस वजह से आयनों की संख्या और आरोपित वोल्टता पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड के मध्य अगर वो आरोपित वोल्टता जो हमने लगाई थी उसमें वृद्धि की जाए तो आयनन धारा में वृद्धि होती है। अब वृद्धि जो होती है वो किस ग्राफ के अकॉर्डिंग होती है? ये ग्राफ आपको समझना है। ये ग्राफ देखो, जब हम आरोपित वोल्टता, हमारी आरोपित वोल्टता V लगा रहे हैं और हमें मिल रही है आयनन धारा I, तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है वो बहुत अजीब सा आपको दिख रहा है। तो वो ग्राफ जैसे जैसे सेम वाला जो सेक्शन है उसको हमने 6 भागों में बांट दिया, इस पूरे ग्राफ को हमने 6 भागों में बांट दिया है। और 2 तरह की गैसेस के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ग्राफ हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 6 भाग बांटे हैं उनके नाम देख लीजिए। जो फर्स्ट वाला भाग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है पुनर्योजन क्षेत्र यानी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं पहले हिंदी में दिखा देती हूँ। ये पुनर्योजन क्षेत्र, ये आयन कोश क्षेत्र, ये आनुपातिक क्षेत्र, ये सीमित आनुपातिक क्षेत्र, ये गाइगर क्षेत्र और ये अविरत विसर्जन क्षेत्र। तो इंग्लिश में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो ग्राफ है वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए
ग्राफ ये है, रिकॉम्बिनेशन रीजन, आयनाइजेशन रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन, गाइगर रीजन, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। तो अब हमें क्या करना है, एक एक क्षेत्र के बारे में डिटेल से हमें स्टडी करना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ग्राफ तो हमें पता चल गया। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन की। रिकॉम्बिनेशन रीजन का ग्राफ जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो रिकॉम्बिनेशन रीजन में आपके पास ग्राफ देखो, एक अगर किसी एक का करो तो वो ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, किसी दूसरी गैस को लोगे तो वो ग्राफ कितना आ रहा है, इतना सा आ रहा है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन के अंदर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। कितना वोल्टेज, V1 तक अप्लाई किया है। तो इसमें हो क्या रहा है, इस भाग में आरोपित वोल्टता इतनी कम लगाते हैं, यानी कि हमने आरोपित वोल्टता इतनी कम लगाई कि जब आयनन कक्ष में, यानी जब आयनाइजेशन चैम्बर में आयनकारी कण ने गैस के परमाणुओं का आयनन किया, यानी गैस का जब आयनन किया तो जैसे ही आयन अलग हुए, यानी इलेक्ट्रॉन अलग हुआ और पॉजिटिव जो आयन था वो अलग हुआ, तो हमने वोल्टेज इतना कम अप्लाई किया कि ये वापस एक दूसरे के साथ आके न्यूट्रल एटम हो गए, यानी कि साथ साथ पुनः इनका संयोजन हो गया और इन्होंने वापस क्या बना लिया, उदासीन परमाणु बना लिया। इस वजह से इस क्षेत्र में हमें धारा का मान बहुत कम मिला, क्योंकि धारा का मान हमें तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन एनोड के पास चला जाएगा और पॉजिटिव आयन हमारा एनोड के पास आ जाए, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैथोड के पास चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनोड के पास आ जाएगा, तब हमें धारा का मान मिलेगा। पर यहाँ पर हमने वोल्टेज इतना कम रखा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बने, थोड़ी देर बाद वो वापस एक दूसरे के साथ में रिकम्बाइन हो गए, इसलिए इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन रीजन। तो इसमें धारा का मान कम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं पुनर्योजन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हमने जो आरोपित वोल्टता थी वो बढ़ाई। जैसे ही हमने बढ़ाई तो सेकंड हमारे पास बना आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। आयनाइजेशन चैम्बर रीजन का ग्राफ कैसा आ रहा है, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन का ग्राफ देखो, रेड कलर से बनाते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर रीजन में लगभग क्या हो रहा है, एक तरह से सीधी लाइन मिल रही है लगभग, है ना, यानी कि V1 से V2 तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, लेकिन जो करंट है वो हमें सैचुरेटेड मिली और वो करंट जो है वो बढ़ ही नहीं रही, सैचुरेशन पे पहुंच गई, मतलब यहाँ से बढ़ के जितना बढ़ना था उतनी बढ़ गई, इसके बाद में वो सैचुरेट हो गई। यानी कि आरोपित वोल्टता पर धारा का मान निर्भर ही नहीं कर रहा है। कोई भी ग्राफ जब ऐसा बनता है, इस तरह से बनता है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, इसका मतलब V1 पर जो वैल्यू मिल रही है वही V2 पर मिल रही है, यानी ये जो ग्राफ होता है किसका होता है, कांस्टेंट का ग्राफ होता है। तो अब देखो इस क्षेत्र में आरोपित वोल्टता इतनी अधिक होती है, V1 से तो ज्यादा होती है, कि नली में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और धनायनों का पुनर्योजन तो नहीं होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन तो नहीं होता है। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन है वो और धनायन इलेक्ट्रोडों की ओर गति कर पाते हैं, गति कर पाते हैं तो धनायनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट गति कर लेते हैं, क्योंकि धनायन जो होता है वो भारी होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से भाग के क्या कर लेता है, एनोड पर इकट्ठा हो जाता है और वहां पर एक करंट का पल्स बना देता है, यानी छोटी सी करंट की पल्स का मतलब आप समझते हो, कुछ इस तरह से, इस तरह से पल्स जनरेट कर देता है। इस तरह से पल्स होती है ना, ईसीजी में हमें दिखती है, तो करंट की पल्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो करंट की पल्स जनरेट हुई है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो किस किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है, ये ध्यान रखना आप, एक तो आयनकारी कण ने कितने आयन युग्मों की संख्या इकट्ठी करी, ये पिछली बार भी आया था, आयन युग्मों की संख्या पर डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि आयन युग्म ज्यादा होंगे तो धारा ज्यादा होगी, धारा ज्यादा होगी तो धारा स्पंद की तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, अर्थात आयनकारी कण की ऊर्जा, आयनकारी कण की ऊर्जा ज्यादा होगी तभी तो वो ज्यादा आयन युग्म उत्पन्न करेगा, उन पर भी करता है। लेकिन ये जो तीव्रता है वो आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है, ये मैंने अभी अभी ग्राफ बना के आपको समझाया था। यानी कि जो धारा होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है, और ये सैचुरेटेड जो क्षेत्र होता है इसे हम आयनाइजेशन चैम्बर या फिर सैचुरेशन क्षेत्र दोनों ही इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन का ग्राफ देखो सबसे पहले कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रीजन का ग्राफ जो आ रहा है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है।
थर्ड वाला रीजन, ये ग्राफ आपके पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो y इज इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ की तरफ आ रही है। जैसे y इज इक्वल टू वाई वर्सेज x है, तो इस तरह का ग्राफ जो है लगभग इस तरह का ग्राफ आपका बन रहा है। जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो आप y इज इक्वल टू क्या लिखते हो, m इंटू एक्स। यहाँ पर y आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, तो हमारे पास यहाँ पर करंट है, और x आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज है, यानी करंट जो है वो वोल्टेज के किसी, और ये m जो होता है ये यहाँ का एंगल बताता है, बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताता है कि x का कितना गुना होके y मिल रहा है। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ गुणनकारक होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, उतना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास y मिल जाती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आइए हिंदी के अंदर। जब आरोपित वोल्टता को V2 से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो गैस में आयनों की संख्या प्राथमिक आयनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। अब ये लाइन समझते हैं कि क्या हुआ है, आगे समझ में आ जाएगा। प्राथमिक आयनीकरण में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, देखो गैसों में आयनों की संख्या प्राथमिक आयनों से अधिक हो जाती है, प्राइमरी आयन से ज्यादा हो गई आयनों की संख्या। प्राइमरी आयन क्या होते हैं, जब बाहर से एक पार्टिकल आया था और वो गैस के एक पार्टिकल से टकराया था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया था, और अब जो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और ये जो गैस का एटम था, ये जो पॉजिटिव आयन बना है, इसे हम कहेंगे प्राथमिक आयन, क्योंकि ये पहली टक्कर से बन गए थे। लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे जाके किसी दूसरे एटम से, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, कि पहले तो जो पार्टिकल आया वो एक गैस के परमाणु से टकराया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है, अगर ये जाके खुद की वाली गैस यानी उसी गैस के किसी दूसरे परमाणु से टकरा जाता है और वहां से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो जो दूसरी बार में जो आयन बने हैं उन्हें हम द्वितीयक आयन कहते हैं, सेकेंडरी आयन। तो जो प्राइमरी आयन है और जो सेकेंडरी आयन है, आई होप उन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये कब होता है प्रोपोर्शनल रीजन, जब गैस में आयनों की संख्या प्राथमिक आयनों से अधिक हो जाती है। प्राथमिक आयनीकरण में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो गैस के अणुओं से टकराते हैं, अभी आपको बताया था, और नए आयन युग्म उत्पन्न कर देते हैं, अभी आपको बताया था। इन आयन युग्मों की संख्या आरोपित वोल्टता के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा रहा था, ऐसा आ रहा था। तो जैसे जैसे आरोपित वोल्टता बढ़ा रहे हो उस तरह से इनकी संख्या, आयनों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयनों की संख्या मतलब धारा बढ़ती जाती है, ठीक है। और लगभग ये कह रहा है चरघातांकी रूप से, तो यहाँ पर हालांकि जो ग्राफ था वो थोड़ा सा चरघातांकी रूप था और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए ये बोल रहा है लगभग चरघातांकी रूप से, ठीक है। यह प्रक्रम, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का छोटा एवलांश, एवलांश मतलब कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है। और एवलांश में जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समीप, इलेक्ट्रोड जो होता है आपका एनोड उसके पास में जनरेट होते हैं, इसे टाउनसेंड एवलांश भी कहते हैं। एवलांश मतलब इलेक्ट्रॉनों का वो जनरेट होना। अब देखो इस क्षेत्र में जो आयन युग्मों की संख्या है वो प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है, क्योंकि जो मैंने ग्राफ बताया था वो मैंने आपसे बोला था y प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है। समानुपातिक नियतांक को हम गुणन कारक कैपिटल M कहते हैं, जैसे यहाँ पे होता है y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, तो ये स्मॉल m की जगह हमने इसको कैपिटल M बोल दिया, और इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहेगा तभी आपको जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका मान नियत रहेगा, इसलिए इसको, क्योंकि इसमें y प्रोपोर्शनल टू x होता है इसलिए इसको प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V होता है इसलिए इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसमें आयनन धारा के स्पंद की जो ऊंचाई होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, वो प्राथमिक आयनकारी जो कण आएगा उसने कितनी ऊर्जा खोई, उस खोई हुई ऊर्जा के समानुपाती होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा उसने खोई होगी उतने ज्यादा आयन युग्मों को ऊर्जा मिली होगी, उतने ज्यादा आयन युग्म बने होंगे। इस क्षेत्र में जो डिटेक्टर काम करता है उसे प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। और इसमें क्षेत्र में जो ग्राफ होते हैं, अगर 2-3 ग्राफ बनाओगे तो वो सब एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा के ग्राफ बनाए हैं। तो ये वाला ग्राफ देखो ब्लू वाला, ये वाला मान लीजिए अल्फा का है और ये वाला मान लीजिए बीटा का है, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम रीजन नंबर 4 पे, लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन। इसका ग्राफ सबसे पहले अपन देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसका ग्राफ आगे 4th में देखिए, ये बहुत फास्ट बढ़ गया, अब ये बहुत ही स्पीड से बढ़ गया,
और ये भी बहुत स्पीड से बढ़ गया, और अल्फा और बीटा दोनों का जो कर्व था वो शुरू तो अलग अलग जगह से हुआ, लेकिन खत्म क्या हुआ, एक ही बिंदु पे हुआ, यानी सारे पार्टिकल का जो कर्व होता है सेम पॉइंट पे जाके खत्म होता है। तो इसके अंदर तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू 1 देख ली थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत शार्प तरीके से वो बढ़ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मान ज्यादा आएगा। तो इसमें देखो, अब यदि आरोपित वोल्टता में और वृद्धि करें, V ग्रेटर देन V लगाएं, तो धारा के स्पंद की ऊंचाई और भी बढ़ जाएगी, लेकिन धारा स्पंद की ऊंचाई जो है वो प्राथमिक आयनकारी कण द्वारा खोई ऊर्जा के समानुपाती नहीं होगी। मतलब ग्राफ इस तरह से नहीं मिला है, इस बार अपन को इस तरह से मिला है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, इसका कारण इस बार ये है कि इस बार इतना ज्यादा वोल्टेज में जो पॉजिटिव आयन बने थे वो भी कैथोड की तरफ चले गए, कैथोड की तरफ चलते हुए उनमें टक्करें हो गई, टक्कर होने से उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर दिया। टक्कर करने से पहले तो क्या हुआ था, केवल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो थे वो ही बस गैस के अंदर बार बार टक्कर करके इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे थे। इस बार वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो पॉजिटिव आयन जनरेट हुए हैं वो भी कैथोड की तरफ जाते जाते रास्ते में और गैस के परमाणुओं का टक्कर कर गए और उनमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल गए, इसलिए हमें करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा मिली। तो धनायनों का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का जो एवलांश है उसमें बाधा भी उत्पन्न करते हैं, और क्योंकि वो बाधा उत्पन्न करते हैं मतलब आराम से जो इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन हो रहा था, ये बीच में जो आयन आ रहे हैं धनायन, ये बीच में बाधा जनरेट करते हैं, इस वजह से कोई सा भी डिटेक्टर जो है वो इस रीजन में काम नहीं करता है, इसलिए हम इस रीजन में काम करने वाले डिटेक्टर नहीं यूज करते हैं, और डिटेक्टर बनता भी नहीं है तो उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर देखो अल्फा बीटा किसी तरह के लिए सारे प्रकार जो कि आयनकारी कण है V4 वोल्टता पर जाके एक हो जाते हैं, ये देखिए V4 वोल्टता है और यहाँ पर ये एक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कर्व आता है, नेक्स्ट हमारा कर्व जो आता है वो देखिए 5 नंबर का कर्व है, ये इस तरह से, ये फिर से आगे स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है, और ये गाइगर रीजन है, गाइगर के अंदर हमारा काम करेगा और ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है। अब इसमें क्या हुआ, अब हमने आरोपित वोल्टता में और ज्यादा वृद्धि कर दी, V ग्रेटर देन 4, तो आयनन धारा के स्पंद की ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो अब क्या हो रहा है, स्पंद की ऊंचाई जो है आयनकारी कण के ऊपर निर्भर करना बंद हो गई, क्योंकि आयनकारी कण ने तो पहला इलेक्ट्रॉन जनरेट किया था, अब वो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा बना रहा है, तो जो धारा करंट हमें मिल रही है वो इस दूसरे तीसरे चौथे की वजह से मिल रही है, तो प्राथमिक आयनों पर निर्भरता समाप्त हो चुकी है धारा की, इवन आरोपित वोल्टता पर भी निर्भरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमने इतनी बढ़ा दी कि अब अंदर अपने आप जनरेट हो गया। इस क्षेत्र को गाइगर क्षेत्र कहते हैं, और इसमें काम करने वाले डिटेक्टर को हम गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो एनोड के किसी बिंदु पर जो एवलांच होता है वो पूरी एनोड की लंबाई पर एवलांच होता है वो फैल जाता है, ये हमारा गाइगर रीजन हो गया। लास्ट हमारा रीजन है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, इसमें देखो ये क्या हुआ, ओहो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया यानी यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं रही अब। तो गाइगर के बाद में वोल्टता बढ़ाने पर आयन कक्ष में विसर्जन यानी स्पार्क होता है ना, कई बार आपने देखा होगा ट्यूबलाइट या लाइट या स्पार्क हो जाता है किसी जगह, स्पार्क में हमें ऐसा लगता है जैसे बिजली चमकी हो, है ना, जैसे कई बार घरों के अंदर भी स्पार्क हो जाता है, वो फ्यूज उड़ जाता है, तो वैसा स्पार्क जनरेट हो जाता है। तो ये स्पार्क जनरेट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा करंट जो है वो जनरेट हो गई, और इतना हमारा डिटेक्टर संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्पार्क वाला रीजन है, और इस क्षेत्र का उपयोग डिटेक्शन में नहीं किया जाता है। तो ये तो था उसका सिद्धांत। अब मैं इंग्लिश में इसको पूरा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हिंदी में तो मैंने पूरा पढ़ा है, इंग्लिश में मैंने आपको डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, उसके बाद इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो थ्योरी है वो मैं इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, तो ये थ्योरी है, देख लीजिए आप। और ये जो है इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है यहाँ पे, और ये थ्योरी जो मैंने पढ़ के बताई थी, ये भी थ्योरी पढ़ के बताई थी। उसके बाद जो ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ है हमारा, इस तरह से आप ग्राफ को करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस करंट, उसके बाद डिफरेंट टाइप के रीजन आएंगे आपके पास, तो ये मेरे वीडियो के पीछे छुप ना जाए, रिकॉम्बिनेशन रीजन, देन आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, देन प्रोपोर्शनल रीजन,
टाउनसेंड एवलांश क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। फैक्टर एम वाला हमने पढ़ा ही था। लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन, देन गाइगर रीजन, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। तो ये प्रिंसिपल था। अब इन प्रिंसिपल पे बेस्ड जो डिटेक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं अगले लेक्चर में वो वाला पढ़ेंगे अपन।